गुड मॉर्निंग। आज हम लोग को पढ़ने वाले हैं ब्लड चैप्टर का पार्ट वन हम लोग पढ़ चुके हैं, जिसमें हम लोग पढ़े थे पार्ट वन में प्लाज्मा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स क्या होता है, इसके बारे में हम लोग पार्ट वन में जान चुके हैं। अब पार्ट टू में जानेंगे हम लोग ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग पढ़ेंगे कि ब्लड क्लॉटिंग कैसे होता है। क्या समझिएगा, हम लोग छोटे के समय या क्लास 9, 10, 11, 12 पढ़े हैं कि ब्लड क्लॉटिंग का जो एक विटामिन होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है कैसे, तो लोग पढ़े हैं कि विटामिन होता है, उस विटामिन का नाम होता है के। विटामिन के की वजह से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो ब्लड हम मानते हैं कि विटामिन के से ही होता है, लेकिन उस एक प्रोसेस होता है जिस प्रोसेस को होने में जो विटामिन के है उसमें बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब ध्यान समझिएगा वो प्रोसेस क्या चीज़ होता है। अब ध्यान से समझिएगा कि मान के चलिए मेरा कहीं एक्सीडेंट हो गया, कहीं से उनको लग गया या फिर किसी को भी लग गया, तो उस कंडीशन में चोट आ जाता है। अब चोट आ जाने के बाद वहाँ से ब्लड रिसना शुरू हो जाता है, ब्लड बहना शुरू हो जाता है। अब ध्यान समझिएगा, जब वहाँ से ब्लड बहना शुरू हो जाएगा तो ब्लड जैसे बहना शुरू हो जाएगा तो वहाँ पर क्या होगा कि वहाँ पर आपको उसको बंद करने के लिए आप एक तो हाथ से की मदद लेंगे या फिर आप डॉक्टर घर जाएंगे और पट्टी का मदद लेंगे। तो उस कंडीशन में तो तुरंत तो आपका रक्त का बहाव जो होता है वो थक्का नहीं बनेगा। उसको थक्का बनने के लिए टोटल 4 से 5 मिनट का लगता है। जैसे किसी का नहीं बनता है तो उसका जो है अगर थक्का नहीं होता है, अगर ब्लड बहता ही जाता है तो वो जो है मृत्यु का कारण भी हो सकते हैं। अब ध्यान समझिएगा कि मान के चलिए हम उसको दबा देते हैं, दबा देने के बाद जो प्रोसेस होता है, उस थक्का बनने का जो प्रोसेस होता है उस प्रोसेस को बोलते हैं कैस्केडिंग प्रोसेस। क्या बोलते हैं? कैस्केडिंग प्रोसेस। और वो 4 से 5 मिनट का होता है। तो हम लोग बिना देरी किए हुए उस प्रोसेस के बारे में जानते हैं कि वो प्रोसेस क्या होता है और उस प्रोसेस से हमको क्या क्या क्वेश्चन आने वाला है। तो चलिए हम लोग बिना देरी किए उस प्रोसेस की ओर जानते हैं। ध्यान समझिएगा, हम लोग का शरीर में ब्लड सेल्स 3 होते हैं। वो कौन कौन सा? आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। उसमें से जो प्लेटलेट्स जो होता है वो जैसे कट जाता है और वायु के संपर्क में जैसे आ जाता है, तो वायु के संपर्क में जैसे आ जाता है तो ये प्लेटलेट्स जो होता है ये थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। ध्यान समझिएगा, किस में चेंज होता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है। और जैसे थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होता है तो थ्रोम्बोप्लास्टिन जो ब्लड में जो कैल्शियम रहता है उस कैल्शियम के संपर्क में आ जाता है और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन मिलके प्रोथ्रोम्बिन नामक प्रोटीन को साथ में लेता है। क्यों लेता है साथ में? क्योंकि प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन होता है इस ब्लड को जमाने में बहुत मदद करता है। इसलिए थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों को मिलके प्रोथ्रोम्बिन से बात करता है और प्रोथ्रोम्बिन और ये दोनों मिलके किसका निर्माण करता है? तो थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। अब थ्रोम्बिन क्या करता है कि थ्रोम्बिन का जो वंशज होता है, थ्रोम्बिन का जो साथी होता है प्रोथ्रोम्बिन का, उस थ्रोम्बिन जाता है प्रोथ्रोम्बिन के साथी के पास जिसका नाम होता है फाइब्रिनोजन। और ये फाइब्रिनोजन का काम क्या होता है कि थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन जैसे मिल जाता है तो वो जो निर्माण करता है वो निर्माण करता है फाइब्रिन का। ध्यान समझिएगा प्रोसेस कैसे कैसे हो रहा है। सबसे पहले हुआ कि प्लेटलेट्स गया वायु के पास, वायु के संपर्क में जैसे आता है वो क्या हो जाता है? थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज होता है। और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में जैसे आता है ये दोनों मिलके किसके पास जाता है? तो ये जाता है प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन के पास और जिससे निर्माण हो जाता है थ्रोम्बिन। और ये थ्रोम्बिन जो जाता है फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास और ये थ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन प्रोटीन दोनों मिलके फाइब्रिन का निर्माण करता है। और फाइब्रिन का इसलिए निर्माण करता है क्योंकि उसको थक्का जमाने में फाइब्रिनोजन प्रोटीन बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। क्यों निभाती है? क्योंकि एग्जाम्पल हम देते हैं, आप समझिएगा एग्जाम्पल। क्योंकि आप समझ सकेगा कि अगर नदी में बहाव हो रहा है, वहाँ पर बहुत सारा कचरा आ रहा है और उस कचरा को आप यदि रोकाना चाहते हैं, कचरा को आप रोकने चाहते हैं, तो उस कचरा को रोकने के लिए आपको वहाँ पर जाल बनाना होगा। अब उसको जाल बनाना होगा, ठीक है। अब वहाँ पर क्या करना होगा? जाल बनाना होगा। अब उस जाल में क्या होगा कि बहुत सारा जो है कि वहाँ पर जो भी कचरा था यहाँ पर जाम हो गया, पानी, कचरा में जो पानी था वो बाहर निकल गया, तो कचरा में आ गया यहाँ पर और दूसरा जो पानी आएगा वो पानी पार नहीं हो पाएगा, आप आगे नहीं पार पाएगा। और उसके साथ जो भी कचरा है वो भी पार नहीं पाएगा, लेकिन कचरा में जो पानी था वो तो निकल गया। तो ध्यान समझिएगा कि कहने का मतलब है
कि यहाँ पर जो मेरा ब्लड है, ब्लड का हम कटना नहीं से बोलेंगे, ब्लड जो है, ये ब्लड क्या होता है कि ये ब्लड जो है थक्का जमता कैसे, तो वो जाल बनाएगा कौन, फाइब्रिनोजन, और उस जाल में ब्लड आके फंस जाता है। और वो कौन कौन सा ब्लड आके फंस जाता है, तो शरीर में जो भी ब्लड सेल्स होते हैं जैसे आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स जो भी आते हैं, ये सब क्या होते हैं वहाँ पर फाइब्रिनोजन फाइब्रिन में जाके फंस जाते हैं। और ये फाइब्रिन जैसे ही फंसते हैं तो उसमें फंसने के बाद जो उस ब्लड में जो प्लाज्मा रहता है, वो प्लाज्मा जो लिक्विड पदार्थ रहता है वो बाहर निकल जाता है, जो थोड़ा सा येलो कलर का दिखता है, पानी जैसा दिखता है, और वो मेरा क्या होता है, सीरम होता है। ठीक है, वो क्या होता है, सीरम होता है। तो आप ध्यान रखिए, और जैसे ही ये फंस जाता है, फंसने के बाद वो थक्का जम जाता है। तो ध्यान समझिएगा कि इतना सारा प्रोसेस होने में हमको टोटल लगता है 4 से 5 मिनट का। एक बार हम फिर रिपीट करते हैं, ध्यान समझिएगा कि प्लेटलेट्स, जिसका हम लोग टेक्निकल नाम है उसका थ्रोम्बोसाइट, ये जैसे वायु के संपर्क में आता है थ्रोम्बोप्लास्टिन में चेंज हो जाता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन स्रावित होना स्टार्ट हो जाता है, और ये थ्रोम्बोप्लास्टिन कैल्शियम के संपर्क में जैसे आता है वो प्रोथ्रोम्बिन के पास जाता है, और प्रोथ्रोम्बिन प्रोटीन जो है इन लोग को साथ देता है और थ्रोम्बिन का निर्माण करता है। और यही थ्रोम्बिन फिर क्या करता है कि फाइब्रिनोजन प्रोटीन के पास जाता है, और ये दोनों मिलके फाइब्रिन का निर्माण करता है। तो ये फाइब्रिन जो होता है ये जालीनुमा होता है जो फंसाने का काम करता है। और ये फाइब्रिन आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स इसमें से सबको क्या करता है, वो फंसा के रखता है, और फंसाने के बाद क्या होता है, वहां रक्त का थक्का जम जाता है। और ये जमने का जो क्रिया है टोटल 4 से 5 मिनट का होता है। आप ध्यान समझिए कि जमने का प्रक्रिया में 2 प्रोटीन सहायता दिया। अब जमने, अब शरीर में मान के चलिए कि शरीर के अंदर जम जाएगा, तब क्या होगा, तो शरीर के अंदर जमता नहीं है जब तक वो हवा के संपर्क में नहीं आता। तो ध्यान समझिएगा वो कौन सा प्रोटीन होता है जिसकी वजह से शरीर के अंदर रक्त का थक्का नहीं होता है। अब ध्यान समझिएगा, उसके अंदर जो है एक प्रोटीन होता है जिसका नाम होता है हेपरिन। कौन सा प्रोटीन होता है, हेपरिन। ये हेपरिन प्रोटीन क्या करती है कि शरीर के अंदर कहीं भी आपको रक्त का थक्का जमने नहीं देगी। क्योंकि ध्यान समझिएगा, अगर शरीर के अंदर रक्त का थक्का जम गया तो रक्त का थक्का जैसे जमेगा आपका क्या हो जाएगा कि नस क्या हो जाएगा, फूलना स्टार्ट हो जाएगा। क्यों फूलना स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आप समझिएगा कि ब्लड जो प्रेशर होता है वो जाता है कितना की स्पीड से, 120 की स्पीड से, आता है कितना की स्पीड से, 80 की स्पीड से आता है। तो ब्लड प्रेशर मापने का तो समझते हैं कि जाता है 120, आता है 80 की स्पीड से। जब उस समय ब्लड जाम हो जाएगा तो प्रेशर मारेगा, जैसे प्रेशर मारेगा वो क्या हो जाएगा, नस का फटने का चांस होता है। लेकिन भगवान ऐसे प्रकृति में ऐसे जो है मानव का निर्माण किया है कि ताकि सब तरह से वो सुविधाजनक बनाया। अब ध्यान समझिएगा कि अगर हेपरिन प्रोटीन तब क्या करते हैं कि शरीर में थक्का जमने नहीं देती है। अब ध्यान समझिए, कहीं यदि लग गया तो उस कारण तो हम लोग को वायु के संपर्क में जाएंगे, और जैसे ही वायु के संपर्क में जाएंगे तो वहां पर जो हेपरिन नामक प्रोटीन होता है वो वहां पर नष्ट हो जाती है। तो जैसे वायु के संपर्क में आती है कौन, हेपरिन, वो नष्ट हो जाती है, और जितना देर तक वो वायु के संपर्क में नहीं आती है तो वो नष्ट नहीं होती है। अब ध्यान समझिएगा, एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि डॉक्टर ने इंजेक्शन देता है, उस कंडीशन में जब इंजेक्शन में वो दवा जब भरता है उस कंडीशन में क्या होता है कि वहां पर आपका दवा के साथ साथ क्या होता है, हवा भी घुस जाता है। तो दवा के साथ जब हवा घुस जाता है तो उस कंडीशन में देखते होंगे कि डॉक्टर क्या होता है कि उसको धीरे धीरे दबाएगा, और दबाने के बाद क्या करेगा कि जितना दवा था उस दवा में से 1-2 बूंद बाहर निकाल देगा। क्यों, ताकि उसके अंदर जो भी हवा घुसा था वो बाहर निकले। क्यों ऐसा करता है, इसलिए करता है ताकि वहां पर जहां पर वो इंजेक्शन लगाएगा वहां पर हवा ना घुस जाए। यदि वहां पर हवा घुस जाएगा तो उस दवा को चलाचल नहीं होगा। कैसे चलाचल नहीं होगा, क्योंकि वहां का जो ब्लड है वहां पर जाम हो जाएगा। कैसे जाम हो जाएगा, क्योंकि वहां पर हवा घुस जाएगा तो हेपरिन नामक प्रोटीन वहां पर नष्ट हो जाएगी, तो वहां पर वो ब्लड को चलने में मदद नहीं करेगी। तो इसलिए उस इंजेक्शन में हवा क्या होता है कि उसमें रहने नहीं देता है। आपको याद रखना होगा कि आप कभी भी यदि इंजेक्शन लेने जाते हैं तो नया नर्स या नया डॉक्टर के पास जाते होंगे तो पहले देखिएगा कि उसका तरीका क्या है, वो किस हिसाब से वो इंजेक्शन लगाता है। तो ध्यान समझिएगा, हम लोग ब्लड क्लॉटिंग के बारे में समझ गए होंगे कैसे क्या। आप देखिए इसमें क्वेश्चन क्या क्या बनता है एग्जाम में, कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है। ध्यान समझिएगा, क्वेश्चन पूछेगा कि ये सारा प्रोसेस होने में कौन कौन सा प्रोटीन का उपयोग होता है। तो ये सारा प्रोसेस होने में आपका टोटल जो प्रोटीन होता है वो 3 होता है। एक होता है प्रोथ्रोम्बिन, एक होता है फाइब्रिनोजन, एक होता है हेपरिन। तीनों
देखिए दो का एक हिस्सा काम होता है, एक का अलग काम होता है। प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजन का जो काम होता है वो जमा रक्त को थक्का बनाने के भी काम आता है, और हेपरिन जो होता है रक्त को थक्का न जमाने में काम आता है, मतलब ये जमने नहीं देता है, थक्का होने नहीं देता है। कौन? हेपरिन। ये तो 3 प्रोटीन का हम लोग का उपयोग हुआ। अगला क्या है कि इसमें बोलेगा कि ब्लड सेल्स में से कौन सा ब्लड जो है इसमें उपयोग आता है, तो वो आता है कौन सा? प्लेटलेट्स यानी बिंबाणु, जिसका टेक्निकल नाम है थ्रोम्बोसाइट। अगला यदि इसमें क्वेश्चन पूछेगा कि इसमें आपका यदि इसमें पूछेगा कि जो फाइब्रिन है वो फाइब्रिन का जो आकृति होता है वो कैसा होता है, तो फाइब्रिन का जो आकृति होता है वो कैसा होता है? जालीनुमा होता है। कैसा होता है? जालीनुमा होता है। आप ध्यान समझिएगा, ये सारा प्रोसेस होने में, इस सारा प्रोसेस को होने में विटामिन के जो है पूरी तरह से क्या होता है? भूमिका निभाता है ये सारा प्रोसेस करने के लिए। तो इसीलिए हम लोग पढ़ते हैं कि रक्त का थक्का जमाने जो मदद करता है वो विटामिन कौन सा है? तो विटामिन के बोलते हैं। तो ये सारा प्रोसेस को होने में विटामिन के जो है बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। तो लोग समझ गए होंगे ब्लड क्लॉटिंग क्या होता है। अब हम लोग अगला पार्ट लेके आएंगे जिसमें लोग ग्रुप पहचानेंगे कि ब्लड ग्रुप कौन सा है क्या नहीं है। ठीक है, तो आज के लिए हम लोग यहीं तक पढ़ते हैं। ब्लड क्लॉटिंग को समझ में आ गया होगा। ये सारा जो था प्रोसेस ये ब्लड क्लॉटिंग का था। तो आज के लिए यहीं तक। जय हिंद।